Welcome students. Today we are going to start with second part, rather second section of the poem In Memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. कल हम लोगों ने इसी पोएम का फर्स्ट सेक्शन देखा था और जो पोएम की बेसिकली हमें मालूम है कि ये दिस पोएम इज़ अ एलिजी रिटन फॉर W.B. Yeats बाय W.H. Auden. सो बेसिकली ये एक एलिजी है, शोक गीत है ना. तो ओ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वॉज अ डार्क कोल्ड डे. तो ये एक 2 लाइन्स जो लास्ट की थी सेक्शन फर्स्ट की, ये जो रेफ्रेन यूज़ किया है पोइट ने, कल हमने बात की थी इस रेफ्रेन की. रेफ्रेन मतलब 2 लाइन्स, दे आर रिदमिकल, दे आर राइमिंग टुगेदर. तो वो कहता है कि जितनी भी मैकेनिकल डिवाइसेस थी, जैसे बैरोमीटर था, तो वो बैरोमीटर जो है, जो कि आपको टेम्परेचर बताता है कि आज का दिन कैसा ठंडा है, गर्म है, तो वो ये बता रहा है कि जिस दिन येट्स की डेथ होती है वो एक्सट्रीमली कोल्ड डे है. तो ये एक कोइंसिडेंस है कि उसकी डेथ का जो डे था वो एक डार्क कोल्ड डे था. तो दोनों चीज़ें ही, डार्क कोल्ड डे, डार्क और कोल्ड जो है दोनों ही रिजेंबल करते हैं या दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं डेथ को, लाइक दैट. नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन सेकेंड ऑफ दिस पोएम, स्टैंजा 1. You were silly like us, your gift survived it all. The parish of rich women, physical decay, yourself, mad Ireland, heard you into poetry. Now Ireland has her madness and her weather still, for poetry makes nothing happen. This is a very important line. Last जो line है poem की, वो कहता है poetry, now poetry makes nothing happen. अब कुछ ऐसा कुछ है ना, रेवोल्यूशनरी नहीं हो रहा है पोइट्री से. लोगों को का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है पोइट्री में, है ना. आयरलैंड में जो लोग हैं वो अब पोइट्री में इतना बिलीव नहीं करते या उनका कोई प्रैक्टिकल इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है उनकी लाइफ पर. ऐसा उनके जीवन को देखकर पता चल रहा है. सो जो शुरू की 10 लाइन्स हैं, which covers, it survives in the valley of its saying where executives would never want to tamper. It flows south from ranches of isolation and the busy griefs, raw towns that we believe and die in. It survives, a way of happening. A mouth. A way of happening, a mouth. ये word जो है, ये जो line है, ये किसके लिए आया है, यूज़ किया है पोइट ने, पोइट्री के लिए. That poetry does not affect the actions of the admirations, it survives only as a way of expressing human conditions, है ना. वे ऑफ हैपनिंग, अ माउथ, यानी मानव दशा को बताने के लिए कौन हेल्प करेगा, पोइट्री, कविता जो है वही हेल्प करेगी, क्योंकि मैड आयरलैंड है. हर्ट यू इनटू पोइट्री. ही एड्रेसेस येट्स कॉलिंग हिम यू. Speaker says that your gift survived it all. It outlasted your physical decay. And the parish of rich women, it's still there after mad Ireland hurt you into poetry. डबलिन में रहने वाला आयरलैंड के जो लोग हैं, they were mad after him. So he says कि वही mad आयरलैंड जो तुम्हें हमारी पोइट्री में ये रिफ्लेक्ट होता है कि तुम्हें बहुत दर्द पहुंचाया, उन्होंने बहुत कष्ट दिया. आयरलैंड इज स्टिल एज मैड एज इट वॉज, यानी वो सिचुएशन जो आयरलैंड की थी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, वो सिचुएशन चेंज नहीं हुई है. येट्स की पोइट्री को पहले भी वो पसंद नहीं करते थे. इन द एंड हैज़ मेड नो डिफरेंस, यानी येट्स की पोइट्री ने उस पॉलिटिकल सिनेरियो को, उस पूरे देश को में कोई भी चेंजेस लाने में वो संभव नहीं हुआ है. मतलब कोई भी चेंज नहीं आया है, या आयरलैंड जैसा था उस टाइम अभी भी वैसा ही है. तो ये बहुत ही पावरफुल लाइंस हैं
that strike at the heart of one's perception of the possibility of literature to effect change. क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो साहित्य है हमारा, जो लिटरेचर है, उस टाइम का लिटरेचर के रूप में जो आयरलैंड के लोगों को परिवर्तित करने के लिए येट्स ने जो पोइट्री लिखी थी, वो जो पोइट्री थी वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाई, बिकॉज उसका इफ़ेक्ट लोगों पर या लोग वहाँ की हिस्ट्री, पॉलिटिकल सिचुएशन को कहीं भी इफ़ेक्ट नहीं डाल पाई. दीज लाइन्स ऑल्सो रेफर टू येट्स क्रिटिसिज्म एंड इन्वॉल्वमेंट इन द आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट. तो वाई दे पीपल वर मैड एट हिम, क्योंकि उसने जो इस तरह से क्रिटिसाइज़ किया था और उसका जिस तरह से आयरिश इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो उसका रोल रहा, उसका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ, शायद उससे भी वो लोग नाराज़ थे. इन अ नंबर ऑफ अदर पोएम्स सच एज ईस्टर 1916 ही स्पीक्स अबाउट दिस मूवमेंट एंड द आयरिश नेशनलिस्ट हु वर एट द हार्ट ऑफ इट. है ना, क्योंकि आयरिश नेशनलिस्ट के बारे में वो बता चुका है अपनी इस पोएम ईस्टर 1916 में, और यही सिमिलर चीज़ें जो है उसने अपनी और कई पोएम्स में उस इंडिपेंडेंस मूवमेंट को बताने के लिए उन नेशनलिस्ट के बारे में वो बात कर चुका है. द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट नथिंग चेंज इन द वर्ल्ड ड्यू टू येट्स पोइट्री. पोइट्री इज़ नॉट सपोज टू बी समथिंग वेल्डेड फॉर चेंज. है ना, कोई ऐसा जादू की छड़ी नहीं है कि वो सब कुछ, सारा सिनेरियो, सारे लोगों का सोचना विचारना, उनका सोचने का तरीका बदल दे. तो पोइट्री जो है उसने उस आयरलैंड के उस वर्ल्ड को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है. राइट, इट इज़ meant टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर एफिमिरल. द स्पीकर सेज दैट पोइट्री लाइक वाटर. एफिमिरल है ना, जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं ना, जो एकदम से क्षणभंगुर. तो वो कह रहा है कि पोइट्री जो है वो वाटर की तरह है, something that flows. It enters into the ranches of isolation and the busy griefs. It travels from place to place, soothing bits of the world normally left untouched. तो पोइट्री जो है, इसीलिए जो लास्ट लाइन हमने 10th लाइन पढ़ी थी, अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, तो वो एक तरीका है. प्रशंसकों के कार्यों को प्रभावित नहीं करती पोइट्री, लेकिन ये एक तरीका है मानव दशा को दर्शाने का, उनका वर्णन करने का, जिसके रूप में कविता जो है, पोइट्री जो है वो सरवाइव करती है, जीवित रहती है. तो इट इज़ मोबाइल एंड पावरफुल, जस्ट नॉट इन द वेज येट्स माइट हैव समटाइम्स होप्ड. यानी उस तरह से तो शायद नहीं प्रभावित कर पाई है, लेकिन वैसे वो बहुत ही मोबाइल है ना, चलायमान है और पावरफुल है. उसका असर जो है पोएम्स का, पोइट्री का निश्चित तौर पर पड़ता है. Earth brings an honored guest. William Yeats is laid to rest. Let the Irish vessel lie, emptied of its poetry. Now, we come to section 3rd. और सेक्शन 3rd की जो फर्स्ट लाइन है, ऑर्डन कहते हैं, Earth receive an honored guest. William Yeats is laid to rest. Let the Irish vessel lie, emptied of its poetry. What he wants to say is कि यहाँ पर sing of human unsuccess in a rapture of distress in the deserts of the heart, let the healing fountain start. Yeats has been laid to rest. फर्स्ट सेक्शन में वो बता रहा है कि येट्स की डेड बॉडी जो है उसको कंपैरिजन, क्योंकि वो आयरिश वेसल के अंदर उसकी जो क्रीमेशन के बाद उसकी डेड बॉडी, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उसकी डस्ट को उस आयरिश वेसल में रखा गया है, और अब उसकी पोइट्री जो है वो उस पर इफेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो जो आयरिश वेसल है इज़ नाउ एम्प्टी ऑफ इट्स पोइट्री. तो कहने का अर्थ उसका ये है, ऑर्डन वांट्स टू से येट्स की डेथ हो गई है पर उसकी पोइट्री जो है वो सरवाइव कर रही है, वो लोगों पर असर करती रहेगी. बाय बिकॉज टाइम दैट इज़ इनटॉलरेंट ऑफ द ब्रेव एंड इनोसेंट एंड इनडिफरेंट इन अ वीक टू अ ब्यूटिफुल साइकी worships language and forgives everyone by whom it lives, pardons cowardice conceit, lay its honor at their feet. क्योंकि टाइम जो है वो कैसा है, इनटॉलरेंट है, किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता है, यानी समय किसी की परवाह नहीं करता.
समय तो है, फ्लो करता रहता है वाटर की तरह, है ना, वो आगे बढ़ता रहता है, कोई किसी के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो टाइम डजंट केयर फॉर एनीबडी वेदर इज़ ब्रेव और इनोसेंट, ब्यूटीफुल और अगली, इनडिफरेंट. इन अ वीक, एक ही वीक में वो इनडिफरेंट हो जाता है. तो शॉर्ट टाइम में ही उसकी जो येट्स की इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी को समय ने छीन लिया, यानी लोग जल्दी ही उसे भूलने लगे. और कहता है वर्शिप्स लैंग्वेज एंड फॉरगिव्स एवरी वन बाई होम इट लिव्स. टाइम क्या करता है? लैंग्वेज को वर्शिप करता है और सारे डिफेक्ट्स को फॉरगिव कर देता है, चाहे वो कॉवर्डाइज हो, चाहे कंसीट हो, ऑन एंड ले इट्स ऑनर एट देयर फीट. टाइम ओनली केयर्स फॉर द ब्यूटिफुल यूज ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, HONORS, ऑनर्स, ये अमेरिकन इंग्लिश है. आज हम लिखते हैं HONOURS, राइट. तो यहाँ वो ऑनर्स वर्ड यूज़ किया है उसने, अमेरिकन इंग्लिश वाला. व्हाट ही वांट्स टू से इज़ कि Yeats give the reader a few more details about the poet's death. In 1939, in the end up to World War II, nightmare is on its way. All the dogs of Europe bark at its approach. The nations of the world are sequestered, separate from each other, basking in their individual hate. है ना, 1939 की बात है. वो टाइम जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड की तरफ ले जा रहा है और चारों तरफ एक भयानक स्थिति है ना, नाइटमेयर, एक भयानक अंधेरी रात जिसमें हमें डरावने सपने आते हैं. नाइटमेयर जो होते हैं डरावने सपने, है ना. ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क. नेशंस, वर्ल्ड के जो नेशंस हैं सिक्वेस्टर्ड है, मतलब सेपरेट होकर, एक दूसरे से अलग अलग होकर, सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में बास कर रहे हैं, यानी उसमें अपने अपने हाथ सेक रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट में. लाइक दैट, यानी इंडिविजुअली एक दूसरे को हेट करते हैं और उस इंडिविजुअल हेट को ही वो इन्जॉय कर रहे हैं, उसी को, एक दूसरे से जो नफ़रत है उस नफ़रत को पाल रहे हैं. दिस सेपरेशन, दोज डिफरेंसेस आर एट द सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ पर जिस थर्ड स्टैंजा जो है उसके अंदर वो इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस की बात कर रहा है और वो कहता है नथिंग प्लेजेंट इज अकरिंग एट दिस टाइम इन द वर्ल्ड. और ऑर्डन का ये मानना है कि जो पॉलिटिकल क्लाइमेट था उस टाइम का, जो येट्स को लेकर जो पॉलिटिकल क्लाइमेट बना हुआ था उस टाइम आयरलैंड में, वाज लाइक because of Yeats' own interest in politics and the closeness with which he kept tabs on the world. Speaking about the wider world, he is also giving more context to the time period in which it's died. तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम जो है वो इम्पार्शियल होता है, इंटॉलरेंट होता है, किसी को बर्दाश्त नहीं करता. और टाइम जो है इट वर्शिप्स लैंग्वेज एंड स्ट्रेंजली पार्डन फॉल्ट्स ऑफ गुड राइटर्स. इसलिए वो कह रहा है पार्डन किपलिंग एंड हिज व्यूज़, पार्डन पॉल क्लॉडेल, पार्डन्स हिम फॉर राइटिंग वेल. यानी जिसने अपने टाइम में जो लिखा है उन सब चीज़ों में उसके जो फॉल्ट्स हैं, उनकी जो गलतियाँ हैं, उसको टाइम जो है वो ओवरलुक कर देता है ना, भुला देता है. और जितने भी गुड राइटर्स हुए हैं जैसे कीपलिंग है, तो ही विल बी पार्डन बाय टाइम फॉर बीइंग अ जिंगो. इट विल पार्डन कॉडल फॉर बीइंग अ बुली एंड ऑन द रॉन्ग साइड इन द स्पेनिश सिविल वॉर. स्पेनिश सिविल वॉर में उसने गलत लोगों का साथ दिया है, लेकिन वो बुली रहा, लोगों को परेशान करने वाला रहा, लेकिन फिर भी पॉल क्लॉडल को भी टाइम जो है वो पार्डन कर देगा बिकॉज ही वॉज राइटिंग वेल, है ना. उसका जो वर्क था लिटरेचर का, पोइट्री जो थी, उसका जो वर्क था दैट वाज गुड इनफ फॉर पोस्टेरिटी, है ना, अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए वो अच्छा था. इन द नाइटमेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सिक्वेस्टर इन इट्स. ये तो हमने देख लिया. इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस की बात हो गई. स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस,
है ना, स्टेयर्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस एंड द सीज ऑफ पिटी लाई लॉक्ड एंड फ्रोज इन ईच आई। यानी लोगों की आंखों में फ्रोज़न फेसेस हैं, आंखों में हेट्रेड है, मार्क्स ऑफ हेट्रेड। ठीक है, तो यूरोप में जो टाइम था, जो सिनेरियो था 1939 का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जहाँ पे आपकी आइडियोलॉजीज़ और पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं उसकी वजह से लोग जो हैं एक दूसरे से दूर हो गए। फेलो फीलिंग वाली जो बात थी लोगों के हार्ट्स में, वो एकदम डिसअपियर हो गई और बिल्कुल फ्रोज़न हार्टेड और हेट्रेड से भरे हुए लोग हमें अपने आसपास दिखने लगे। फॉलो पोएट, फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट with your unconstraining voice, still persuade us to rejoice. With the farming of ours, make a vineyard of the curse. तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में, अनसर्टेनिटी वाले ऐसे काल में, द बेस्ट थिंग वुड बी टू फॉलो पोएट, क्योंकि अगर आप राइट चीज़ को, सही दिशा में चलना चाहते हैं तो फॉलो पोएट। टू द बॉटम ऑफ द नाइट, अंधेरे काल, अंधेरे तक जाइए आप। अनकंस्ट्रेनिंग वॉइस, जहाँ उसकी वॉइस जो है कहीं भी सप्रेस नहीं हो रही है, दब नहीं रही है, और हमसे वो परसुएड कर रहा है पोइट टू रिजॉइस विद द फार्मिंग ऑफ अ वर्स, मेक अ विनियर्ड ऑफ द कर्स। थ्रू योर पोइट्री वो अपनी जो हॉरर्स हैं, वॉर के जो हॉरर्स हैं, उनको ओवरकम करने की बात कर रहा है। तो वो कहता है पोइट से कि अपनी पोइट्री से पोइट जो है उस भयानक स्थिति को भी, कर्स को भी ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको थिंग ऑफ जॉय बना पाते हैं, है ना, लव और हैप्पीनेस को क्रिएट कर पाते हैं। एंड सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस इन अ रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। कि डिस्पाइट फेलियर और डिस्ट्रेस के, विदाउट एनी सिंपैथी फॉर अदर्स, विदाउट एनी फेलो फीलिंग्स, है ना, लोगों के मन में सारी भावनाएं जो कंपैशनेट फीलिंग्स हैं वो किससे क्रिएट हो रही हैं? नोबल पोइट्री से। और पोइट जो है वही इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है, ऐसी चीज़ों को एस्टैब्लिश कर सकता है, जॉय और हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकता है। तो ऑर्डन यहाँ पे प्रे कर रहा है कि येट की जो पोइट्री है, येट्स की, वो सिंपैथी क्रिएट कर पाएगी लोगों के दिलों में, ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिटी को लोग अपनाएंगे, ह्यूमैनिटी का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ह्यूमैनिटी की, और लोग जो हैं उनकी जो क्रुएलिटी है, उनकी जो सेल्फिशनेस है, कंसीट है, जो सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, जो हेट्रेड उनके भर में भरा हुआ है, जो उनकी फीलिंगलेस हो गए हैं, है ना, कोई संवेदनाएं, कोई भावनाएं नहीं रही हैं, एम्पैथी मिसिंग है। तो वो सेल्फिशनेस जो है वो क्या करती है, हमें दूसरों से आइसोलेट कर देती है, अलग कर देती है, अकेला कर देती है। तो ग्रेट पोएट्स जो हैं वो लोगों में ऐसी भावनाएं पैदा कर सकते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दें। तो ये चीज़ समझाते हुए फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा में, लास्ट के जो फोर्थ और फिफ्थ स्टैंजा है उसमें येट्स की एबिलिटी थी दैट ही कुड लुक इनटू द बॉटम ऑफ द नाइट। उसकी अनकंस्ट्रेनिंग वॉइस जो थी लोगों तक पहुंच रही थी। तो ये जो पोइट्री है एक टूल का काम कर रही है ना, उसके अंदर एक पावर है, और उस पावर से के कारण येट्स की डेथ के बाद भी उसकी पोइट्री जो है वो सर्टेन चेंजेस जो है वो उस वर्ल्ड वॉर के अंदर या उसके बाद के सिचुएशन के अंदर, उस सिचुएशन में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होने वाला है, वो जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो को चेंज करने में जो है ऑर्डन कहते हैं कि येट्स की पोइट्री जो है वो अपना बड़ा रोल प्ले करेगी। और इसीलिए वो फाइनल स्टैंजा में स्पीकर का जो टोन है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है ना, जो इमेजरीज वो यूज़ कर रहा है जब वो बात करता है हीलिंग फाउंटेन, लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो वहाँ पर कह रहा है कि जितना भी फेलियर है, डिस्ट्रेस है, लोगों के हार्ट्स में से सिंपैथी ख़त्म हो गई है, फेलो फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पोइट प्रे कर रहा है कि ये जो येट्स की जो पोइट्री है वो हमारे अंदर एक ऐसा हीलिंग फाउंटेन, हीलिंग मतलब आपको जितनी चोट लगी है, जितनी आप परेशान हैं, सब कुछ आपका हील हो जाए, आपको एक शांति,
एक प्रेम की भावना आपके अंदर पैदा हो जाए, आपके मन में लोगों के प्रति आदर भाव पैदा हो जाए, आपके मन में लोगों के प्रति एम्पैथी, आप लोगों के बारे में सोचें, एक दूसरे के कंसर्न रहें, कंपैशनेट रहें, तो ये सारी फीलिंग्स जो हैं वो आ जाएंगी। तो इसलिए वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली उसने ये पोएम को एंड किया है। ये जो एलिजी है, ह्यूमन कंडीशन, वो जो डार्क इमेज है उसको तो यूज़ किया है बिकॉज वो जो सिनेरियो है उस टाइम का, वर्ल्ड वॉर का, 1939 का जो सीन है वो तो वैसा ही है, हेट्रेड वाला। लेकिन वो कहता है कि ये जो प्रिजन में रहने जैसी लाइफ लोग लीड कर रहे हैं, है ना, उस लाइफ को हम बहुत हल्का, प्लेजरेबल, enjoyable, लवली, हैप्पी बना सकते हैं थ्रू रीडिंग द पोइट्री ऑफ Yeats. तो वन कैन लर्न हाउ टू प्रेज, वन कैन लर्न हाउ टू बी होपफुल। तो इसलिए वो कहता है कि ये पोइट्री जो है लोगों को सिखाएगी, टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, ताकि हम एक दूसरे की कैसे प्रशंसा कर सकते हैं। ये हमें सिर्फ ग्रेट पोइट सिखाते हैं। तो ये जैसा ग्रेट पोइट जो है वो अपनी पोइट्री के थ्रू लोगों को इंस्पायर करेगा, ताकि वो एक दूसरे को अपनाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, और जिससे संसार जो है एक बेटर प्लेस बन सके सर्वाइव करने के लिए। दैट्स ऑल। दिस ब्रिंग्स टू एंड ऑफ दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।